यार, हमारा हीरो जांग जिहेंग बचपन से ही अपने रूथलेस और नो लिमिट एटीट्यूड के लिए जाना जाता है और इसी वजह से उसने पूरी जांग ग्रुप पर कब्जा कर लिया था। उसे कभी इस बात का डर नहीं था कि उसकी फियांसे लिू रुयान के आसपास कोई टॉय बॉय घूमेगा, क्योंकि इंडस्ट्री में हर कोई उसके नाम से काम पता है। पर भाई, शौक तो तब लगता है जब वो 6 महीने फॉरेन से पढ़ाई करके वापस आता है और देखता है कि लिू रुयान के ठीक बगल में एक नया नया सा लड़का बैठा हुआ है। हमारा हीरो बिना कुछ कहे सीधा सेक्रेटरी से बोलता है कि लिू रुयान और उसके लोगों के साथ एक डिनर फिक्स करो। वो मन ही मन सोचता है कि जो औरत मेरी बात नहीं मानती वो मुझे नहीं चाहिए, और जिसने मेरी औरत पर नज़र भी डाली उसका तो खेल खत्म। तभी सेक्रेटरी धीरे से आकर फुसफुसाती है, जांग सर, लियू मैडम की तरफ से 7 लोग आ चुके हैं, लेकिन एक इंसान ऐसा भी है जो गेस्ट लिस्ट में नहीं था। हीरो हैरान होकर पूछता है, कौन? सेक्रेटरी इशारा करते हुए बताती है, वही जो मादम की कार की फ्रंट सीट पर बैठकर आया है। यह सुनकर हीरो बस स्मर्क करता है, क्योंकि उसे तो पहले से ही शक था। फिर वो जैसे ही वीआईपी रूम में एंट्री मारता है, लंबी टेबल के दोनों तरफ बैठे सारे के सारे लोग डर के मारे झटके से खड़े हो जाते हैं। लू रुयान मेन सीट पर बैठी होती है और हीरो को देखकर पहले तो स्माइल करती है और फिर चुपचाप खिसक कर उसके लिए जगह बना देती है। अब ज़रा ध्यान से सुनना। उसके ठीक बगल में एक 22 साल का लड़का बैठा होता है, एकदम सलीके से तैयार। पूरे कमरे में सन्नाटा छाया होता है, किसी की सांस लेने की भी आवाज़ नहीं आ रही होती है। लेकिन तभी वो ओवर स्मार्ट लड़का लिू रुयान के सामने रखा कप उठाता है, उसमें से पानी पीता है और एकदम क्यूट बनते हुए नखरे दिखाता है। लियू मैडम, आप आज भी कुछ नहीं खा रही, ऐसे थोड़ी चलेगा। हमारा हीरो दरवाजे पर ही खड़ा रहता है। अचानक उस लड़के को रियलाइज़ होता है कि कमरे का माहौल कुछ अजीब है। वो हीरो की तरफ देखता है, फिर बाकी डरे हुए लोगों को देखता है और लिू रुयान से बड़ी मासूमियत से पूछता है, अरे ये कौन है? इतनी लेट आए हैं और किसी को हेलो तक नहीं बोला। लियू मैडम, हमारी कंपनी के रूल्स कुछ ज़्यादा ही कैजुअल नहीं हैं, और जब कोई कुछ नहीं बोलता तो वो फिर से बड़ी ढिठाई से अपनी बात कहता है। भले ही आप बोर्ड मेंबर हों, लेकिन बेसिक मैनर्स तो होने चाहिए ना। आपने तो पूरे डिनर का मज़ा ही किरकिरा कर दिया। भाई साहब, ये सुनकर तो लियू रुयान के असिस्टेंट का चेहरा ही पीला पड़ जाता है। वो डर के मारे उस लड़के का हाथ खींचती है और बोलती है, ली जेफेंग, ये जांग जिहेंग सर हैं, हमारी लियू मैडम के फियांसे और पूरी जांग ग्रुप के असल मालिक। बाप रे! पूरे कमरे में एकदम शमशान जैसी शांति छा जाती है। ली जेफेंग के हाथ में पकड़ा हुआ कप हवा में ही रुक जाता है और उसकी सारी क्यूट सी स्माइल पल भर में गायब हो जाती है। वो झेंपते हुए कप को वापस रखता है और इससे पहले कि लियू रुयान कुछ बोल पाती, वो खुद ही ओवर स्मार्ट बनते हुए कहता है, ओ, तो आप फियांसे हैं? फिर तो आपको और जल्दी आना चाहिए था ना, सब आपका ही वेट कर रहे थे। हीरो बिना कोई रिएक्शन दिए सीधा जाकर मेन सीट पर बैठ जाता है। वो अपनी तेज नज़रों से लियू रुयान को घूरता है और एकदम ठंडे टोन में कहता है, लियू रुयान, तुम्हारा ये नया इंटर्न देखता है। लियू रुयान एकदम कोल्ड एक्सप्रेशन बनाते हुए हीरो से कहती है, वो अभी ना समझे, तुम उसकी बातों को दिल पर मत लो। हीरो एकदम सधे हुए अंदाज में मेनू कार्ड पलटता है और कहता है, मैं कब से ना समझे लोगों की बातों को दिल पर लेने लगा। हाँ, बस एक काम करना, अपनी उस कार को स्क्रैप में भिजवा कर कोई नई कार ले लेना। ल्यूरुएन एकदम शॉक हो जाती है और पूछती है, क्यों? हीरो बिना उसकी तरफ देखे जवाब देता है, जिस कार की फ्रंट सीट पर कोई और बैठ चुका हो वो मुझे नहीं चाहिए। तभी वो ली जेफेंग साइड में कुछ बड़बड़ाता है, लेकिन हीरो को ना तो कुछ सुनाई देता है और ना ही वो सुनना चाहता है। हीरो जोर से मेनू कार्ड बंद करता है और सीधा लियू रुयान की आंखों में देखकर ऑर्डर देता है, और हाँ, ये जो तुम्हारे मिस्टर ली है। का रुयान का चेहरा उतर जाता है। वो कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन चुप रहना ही बेहतर समझती है। पूरे कमरे के लोग राहत की सांस लेते हैं कि चलो, उनकी जान तो बची। हीरो अपनी कुर्सी से उठता है, लियू रुयान के कंधे पर थपकी देता है और वार्निंग देते हुए कहता है, लियू रुयान, बेहतर होगा तुम ये याद रखो कि आज तुम जिस मुकाम पर हो वो किसकी वजह से है। तभी लियू रुयान पीछे से गुस्से में दांत पीसते हुए कहती है, जांग जिहेंग, क्या तुम्हें हर काम इतने रूथलेस तरीके से करना जरूरी है? हीरो दरवाज़ा खोलता है, बाहर की ठंडी हवा अंदर आती है और वो स्मर करते हुए कहता है, लगता है तुम अभी तक मुझे ठीक से जान नहीं पाई हो। रात के करीब 11 बज रहे होते हैं। हीरो घर पहुंचकर सोफे पर आराम से रिलैक्स कर रहा होता है।
तभी थोड़ी देर बाद लिू रुयान भी घर आ जा चिढ़ते हुए कहती है, आज रात तुमने सच में बहुत ओवर रिएक्ट किया। ली जेफेंग बस एक इंटर्न है, 22 साल का बच्चा है, उसे कुछ नहीं पता। क्या तुम्हारा इतना बड़ा तमाशा करना ज़रूरी था? हीरो एकदम शांत आवाज़ में बोलता है, वो तो ना समझ है, पर क्या तुम भी ना समझ हो गई हो? हीरो धीरे से अपने पैर सोफे से नीचे रखता है और उसे घूरते हुए कहता है, लिू रुयान, क्या तुम नहीं जानती कि मैं किस तरह का इंसान हूँ? वो झुंझलाते हुए अपना कॉलर ठीक करती है और तेज़ आवाज़ में बोलती है, मुझे सब पता है, तुम्हारा कंट्रोल करने का ऑब्सेशन कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। बस एक इंटर्न मेरी कार में क्या बैठ गया, तुमने इतना बड़ा बवाल खड़ा कर दिया। बाहर वाले हमारे बारे में क्या सोचेंगे? हीरो एकदम खतरनाक अंदाज में पूछता है, क्या तुम्हें लगता है मुझे इस बात से कोई फ़र्क पड़ता है कि बाहर वाले क्या सोचते हैं? यह सुनकर वो एकदम सुन्न पड़ जाती है। फिर वो सफाई देते हुए कहती है, कंपनी के बहुत सारे कामों के लिए मुझे हंसने लगता है और कहता है, हमारे इस वीआईपी एरिया में सारे बड़े बड़े प्राइवेट विलस हैं, यहाँ हर कोई एक दूसरे को जानता है। लिू रुयान, तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारा ये रास्ता आखिर जा कहाँ रहा था? यह सुनकर लिू रुयान का चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ जाता है और वो काफ़ी देर तक कुछ बोल ही नहीं पाती। बहुत देर बाद वो दबी हुई आवाज़ में कहती है, मैं कल उसे निकाल दूंगी, पर क्या तुम उसे पूरी इंडस्ट्री से बैन करने वाली बात वापस नहीं ले सकते? वो अभी अभी ग्रेजुएट हुआ है। हीरो एकदम कड़क आवाज़ में कहता है, मैंने जो फैसला ले लिया वो मैं बदलता नहीं। और इससे पहले कि वो कुछ और बकवास करती, हीरो उसे बीच में ही रोक कर उठता है और बेडरूम की तरफ जाते हुए कहता है, अगर तुम्हें उसके लिए इतना ही बुरा लग रहा है तो दरवाज़ा खुला है, जाकर उसे दिलासा दे सकती हो। लेकिन याद रखना, अगर इस दरवाजे से बाहर कदम रखा तो वापस कभी लौट कर मत आना। पीछे एकदम सन्नाटा छा जाता है। अगली सुबह जब हीरो उठता है तो वो देखता है कि सेंटर टेबल पर कार को स्क्रैप में देने की रसीद रुयान के ही सिग्नेचर होते हैं। हीरो उसे देखकर वापस रख देता है और सोचता है कि चलो, कम से कम वो मुझसे पंगा लेने की बेवकूफ़ी तो नहीं कर रही। तभी सेक्रेटरी का एक वॉइस मैसेज आता है, जंग सर, ली जेफेंग की फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो गई है। लियू मैडम ने खुद साइन किए हैं। लेकिन सर, वो जाते जाते रिसेप्शन पर आधा घंटा बैठकर रोया और बोला कि एक दिन जांग जीहेंग पछताएगा। हीरो बस 2 शब्द टाइप करके भेजता है, नोटेड। क्योंकि भाई ऐसी धमकियाँ उसने बहुत सुनी हैं और आज तक कोई उसे पछताने पर मजबूर नहीं कर पाया। हीरो कहता है, मैं किसी को पूरी तरह बर्बाद करने का शौक नहीं रखता, लेकिन मेरी एक बुरी आदत है, जो मुझसे पंगा लेने की कोशिश करता है मैं उसे ऐसा सबक सिखाता हूँ कि पछतावा भी उससे पनाह मांगे। लंच के टाइम पर लिऊ रुयान का मैसेज आता है, कार बदल दी है और वो इंसान भी जा चुका है। अब तो तुम खुश हो? हीरो बड़े आराम से रिप्लाई करता है, तुम्हारे आगे के बिहेवियर पर डिपेंड करता है। इसके बाद उसका कोई रिप्लाई नहीं आता। ऐसा लगता है जैसे मामला यहीं ख़त्म हो गया। लेकिन 1 महीने बाद हीरो को कुछ गड़बड़ फील होने लगती है। लिऊ रुयान आजकल कुछ ज़्यादा ही शांत रहने लगी है, जो कि उसके नेचर के बिल्कुल ऑपोजिट है। रात को जब हीरो बेड पर लेटा हुआ लिऊ रुयान के पिछले 6 महीने के प्रोजेक्ट्स चेक कर रहा होता है तो उसकी नज़र एक अनजान सप्लायर कंपनी के नाम पर पड़ती है। वो तुरंत उसका स्क्रीनशॉट लेता है और अपनी सेक्रेटरी को भेजकर पूछता है। 3 मिनट बाद सेक्रेटरी का एक बहुत लंबा मैसेज आता है, लेकिन हीरो का ध्यान सिर्फ एक लाइन पर जाता है, जांग सर, मैं और डिटेल्स निकाल रही हूँ, पर इस कंपनी के ओनर की इन्फॉर्मेशन कुछ अजीब लग रही है। हीरो बहुत देर तक उस कंपनी के नाम को घूरता रहता है और फिर फ़ोन को तकिए के पास पटक देता है। सोने से पहले वो लिऊ रुयान को टेक्स्ट करता है, कल सुबह साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। रिप्लाई तुरंत आता है, ओके। हीरो अपना फ़ोन बंद करता है और आंखें मूंद कर बड़बड़ाता है, ओके, बेहतर होगा कि सच में सब ओके ही निकले। अगले दिन सेक्रेटरी आकर रिपोर्ट देती है, सर, लिऊ मैडम आजकल एक नई कंपनी के काफ़ी क्लोज है। प्रोजेक्ट कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी वो हफ्ते में कम से कम 4 बार उनके साथ मीटिंग करती है। सेक्रेटरी अपना टैबलेट हीरो की तरफ बढ़ाती है, जिसमें लिऊ रुयान का पूरे महीने का स्केड्यूल होता है। हीरो टैबलेट लेते हुए कहता है, आगे बोलो। सेक्रेटरी थोड़ा झिझकते हुए कहती है, सर, एक और बात है, ली जेफेंग को नौकरी से निकाले जाने के बाद उसने इसी कंपनी को ज्वाइन किया है और उसकी पोस्ट है असिस्टेंट टू द बिजनेस डायरेक्टर। यह सुनते ही हीरो के हाथ रुक जाते हैं। भाई, एक फ्रेश ग्रेजुएट इंटर्न जिसे पूरी इंडस्ट्री ने ब्लैकलिस्ट कर दिया था, वो रातों रात बिजनेस डायरेक्टर का असिस्टेंट कैसे बन सकता है? सेक्रेटरी आगे बताती है, सर, वो कंपनी हमारी कॉर लिस्ट में नहीं है,
वो एक सेकेंड ईयर सप्लायर है, इसलिए हमने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। हीरो टैबलेट नीचे रखता है और अपनी कुर्सी पर पीछे टिक कर बैठ जाता है। पूरे कमरे में पिन ड्रॉप साइलेंस। सेक्रेटरी डर के मारे अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही होती है। करीब 2 मिनट बाद हीरो पूछता है, उस कंपनी के साथ हमारे करेंटली कितने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं? सेक्रेटरी जवाब देती है, 3 सर, 2 पुराने हैं और एक अभी अभी साइन हुआ है। हीरो एकदम कोल्डली कहता है, तीनों को तुरंत कैंसिल कर दो। सेक्रेटरी हैरान होकर कहती है, सर सारे, लेकिन एक प्रोजेक्ट का हम एडवांस पेमेंट भी दे चुके हैं। हीरो बिना पलक झपकाए बोलता है, एडवांस पेमेंट को भूल जाओ, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से पेनल्टी क्लॉज हमारे फेवर में। और सुनो, हीरो अपना फ़ोन उठाता है और कॉन्टैक्ट स्क्रॉल करते हुए कहता है, इस कंपनी के साथ काम करने वाले जितने भी सप्लायर्स हैं उन सब की लिस्ट निकालो। तुम खुद उन सबको कॉल करोगी और कहोगी कि जो भी कंपनी जैंग ग्रुप के साथ बिजनेस करना चाहती है उसे उस कंपनी के साथ सारे रिश्ते तोड़ने होंगे। सेक्रेटरी घबराते हुए बोलती है, लेकिन सर, क्या यह कदम कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं हो जाएगा? हीरो अपना टैबलेट टेबल पर पटक कर कहता है, ये कोई बड़ा कदम नहीं है। अगर मैंने किसी इंसान को इंडस्ट्री से गायब करने का फैसला किया है तो मैं उसे भेष बदलकर वापस उड़ने नहीं दूंगा। जिस किसी ने भी उसे ये सीढ़ी दी है, मैं वो सीढ़ी ही तोड़ दूंगा, और अगर सीढ़ी नहीं टूटी तो मैं सीढ़ी के साथ साथ उसे बनाने वाले को भी दफना दूंगा। सेक्रेटरी एक गहरी सांस लेती है और सिर हिलाकर बाहर चली जाती है। पूरी दोपहर सेक्रेटरी सिर्फ कॉल्स करती रहती है। शाम को वो आकर रिपोर्ट देती है, सर, इंडस्ट्री में किसी एक इंसान की भी हिम्मत नहीं हो। रात को जब ल्यूरियान घर लौटती है तो उसका चेहरा एकदम उतरा हुआ होता है। उसका फ़ोन लगातार बज रहा होता है। वो परेशान होकर कॉल काटती है, फिर उठाती है और लगभग चिल्लाते हुए कहती है, हाँ मुझे पता चल गया है, तुम पैनिक मत करो। हीरो डाइनिंग टेबल पर आराम से खाना खा रहा होता है। वो फ़ोन काटकर सीधा हीरो की तरफ देखती है और गुस्से में पूछती है, ये सब तुमने किया है? हीरो बड़े कैजुअल अंदाज में कहता है, हाँ। वो चिल्लाती है, क्या तुम्हें पता है कि उस प्रोजेक्ट के रुकने से हमारी कंपनी का भी नुकसान होगा? हीरो कहता है, हाँ पता है। वो बौखला कर पूछती है, तो फिर तुमने ऐसा क्यों? हीरो अपने चॉपस्टिक्स टेबल पर रखता है और उसे घूरते हुए कहता है, ल्यूरियान, मैंने तुमसे कहा था कि उस लड़के को निकालो और कार कबाड़ में डालो, तुमने किया। लेकिन फिर पीछे से तुमने ही उसे एक नई जॉब दिला दी, और वो भी हमारी कंपनी के बिजनेस का बहाना देकर। क्या तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ? वो कुछ बोलने के लिए मुंह खोलती है लेकिन चुप रह जाती है। हीरो अपनी जगह से उठता है और उसके एकदम करीब जाकर कहता है, तुम मुझे क्रूर समझ सकती हो, कंट्रोल फ्रीक समझ सकती हो, लेकिन तुम मुझे पागल नहीं समझ सकती। ये मेरी। वो अपनी नज़रें चुराती है और रोंदे हुए गले से कहती है, जांग जीहेंग, क्या तुम किसी को जीने का एक मौका नहीं दे सकते? हीरो जोर से हंसता है और पूछता है, किसी को? ये किसी कौन है? इससे पहले कि वो कोई जवाब दे, हीरो मुड़कर सीधा अपने स्टडी रूम की तरफ चला जाता है। दरवाज़ा बंद करने से ठीक पहले वो पलटकर कहता है, लिऊ रुयान, अगर आज के बाद तुमने उस लड़के की तरफदारी में एक लफ्ज़ भी बोला तो अगली बार मेरा जवाब इतना सीधा नहीं होगा। भाई, ये पूरी खबर लिऊ फैमिली की दादी ओल्ड मैडम तक बहुत जल्दी पहुंच जाती है। उसी दोपहर जब हीरो एक मीटिंग में होता है तो सेक्रेटरी भागते हुए आती है और उसके कान में फुसफुसाती है, सर, लियो फैमिली की ओल्ड मैडम को सब पता चल गया है। वो बहुत भड़की हुई है और उन्होंने लियू रुयान को घर में नज़रबंद हाउस अरेस्ट कर दिया है ताकि वो अपनी गलती सुधारे। हीरो के चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं होता और वो चुपचाप अपनी मीटिंग कंटिन्यू करता है। मीटिंग के बाद सेक्रेटरी फिर आती है। सेक्रेटरी आगे बताती है, सर, लियू मैडम के पापा ने खुद लियू फैमिली की तरफ से उस लड़के ली जेफेंग के खिलाफ इंडस्ट्री बैन इशू कर दिया है और उसे तुरंत नौकरी से निकलवा दिया। इस बार लियू फैमिली ने खुद एक्शन लिया है जो कि हमारे तरीके से भी ज़्यादा खतरनाक है। हीरो बस सिर हिलाता है। उसे लियू फैमिली के एक्शन से कोई हैरानी नहीं होती, लेकिन उसे चिंता इस बात की होती है कि अब लियू रोयान क्या करेगी। और वही हुआ जिसका डर था। रात के 10 बजे लियू रोयान वापस लौटती है। वो इतनी जोर से दरवाज़ा खोलती है कि दरवाज़ा सीधे दीवार पर जाकर धड़ाम से टकराता है। जांग जीहेंग, वो चिल्लाती है। उसके कपड़े अस्त व्यस्त होते हैं और आंखें रो रो कर एकदम लाल हो चुकी होती है। हीरो को पता था कि वो आज रात तमाशा जरूर करेगी, लेकिन उसकी यह हालत देखकर हीरो को सच में बहुत निराशा होती है। वो पास आकर चीखती है, क्या तुमने जाकर मेरी दादी से शिकायत की है? हीरो उसकी तरफ देखे बिना ही शांत आवाज में बोलता, पूरी ताकत लगाकर खुद को हीरो पर हाथ उठाने से रोक रही होती है। वो चिल्लाकर कहती है, मेरी दादी मुझे कमरे में बंद करना चाहती है। तुम्हें बहुत मज़ा आ रहा होगा ना ये देखकर।
हीरो एकदम कोल्डली जवाब देता है, मुझे लगता है तुम इसी लायक हो। यह सुनते ही वो पागल सी हो जाती है और जोर से सोफे पर हाथ मारते हुए चीखती है, जांग जिहेंग, आखिर तुम चाहते क्या हो? एक इंटर्न के लिए इतना तमाशा। तुमने उसे नौकरी से निकाला, अपनी सारी कंपनी से बान करवाया, और अब मेरे पापा भी तुम्हारे सपोर्ट में आ गए। वो सिर्फ 22 साल का लड़का है, क्या वो तुम्हारी नज़रों में इतना खटकता है कि तुम उसे बर्दाश्त ही नहीं कर सकते? हीरो अपना चाय का कप आराम से टेबल पर रखता है और धीरे से खड़ा होता है। बर्दाश्त नहीं कर सकता? वो एक खौफनाक स्माइल के साथ कहता है, लियो रुयान, तुम्हारी पूरी लियो फैमिली साल भर में जितना पैसा कमाती है ना, मेरी जांग ग्रुप एक क्वार्टर में उससे ज़्यादा कमा लेती है। हीरो के इस ऑरा के सामने उसका सारा कॉन्फिडेंस चूर चूर हो जाता है। हीरो उसे घूरते हुए कहता है, मैं तुम्हें तुम्हारी इज्जत बचाने का आखिरी मौका दे रहा था। आज तुम जिस सीईओ की कुर्सी पर बैठी हो, वो तुम्हें कैसे मिली ये तुम मुझसे बेहतर जानती हो। अगर तुम्हें ये इज्जत रास नहीं आ रही है ना, तो मैं ये पूरा खेल पलट कर रख दूंगा। लिu रुयान डर के मारे थूक गटकती है। वो पीछे तो नहीं हटती, लेकिन उसकी मुट्ठियां कसकर बंध जाती है। वो रुआंसी आवाज में कहती है, तुम हमेशा सिर्फ धमकियां देते हो। हीरो एकदम शांत स्वर में बोलता है, मैं धमकी नहीं दे रहा, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ। तुम्हें अभी तक सिचुएशन समझ नहीं आ रही है। कमरे में एकदम सन्नाटा छा जाता है। अचानक वो मुड़ती है, टेबल से अपनी कार की चाबी उठाती है और तेजी से बाहर की तरफ जाने लगती है। लिu रुयान, मेरे सब्र का घड़ा अब भर चुका है। इसके ठीक एक हफ्ते बाद सेक्रेटरी हीरो को एक बहुत बड़ी खबर देती है। सर, लिu रुयान और वो लड़का ली ज़फेंग दोनों एक हाई क्लास बिलियनर पार्टी में एक साथ नजर आए हैं। वो दोनों एकदम हाथों में हाथ डाले घूम रहे थे और अब उन्हें इस बात को छुपाने की कोई परवाह नहीं है। भाई साहब, ये सुनते ही हमारा हीरो बिना एक सेकंड बर्बाद किए सीधे लिu फैमिली के मेन मेंशन में कॉल लगा देता है। कॉल वहाँ का बटलर उठाता है। हीरो कड़क आवाज़ में ऑर्डर देता है, ओल्ड मैडम को फ़ोन दो और उनसे कहना कि जांग जिहेंग ये शादी तोड़ना चाहता है। बटलर की आवाज़ डर के मारे कांपने लगती है। लेकिन जांग सर, अभी आधी रात हो रही है, ओल्ड मैडम सो चुकी है। हीरो गुर्राते हुए कहता है, मैंने कहा उसे फ़ोन दो। 5 मिनट बाद ओल्ड मैडम की नींद से भरी हुई भारी आवाज़ सुनाई देती है। जिहेंग, क्या बात है बेटा? हीरो बिना किसी इमोशन के कहता है, मेरा और लिu रुयान का रिश्ता आज यहीं ख़त्म हो। हीरो एकदम फिल्म आवाज़ में कहता है, मैं गुस्से में नहीं हूँ, मैंने उसे सुधरने के बहुत मौके दिए, लेकिन आज उसने जो किया है उससे उसने अपना फैसला सुना दिया है। अब हमारे बीच बात करने के लिए कुछ नहीं बचा। ओल्ड मैडम उसे मनाने की कोशिश करती है। जिहेंग, मेरी बात तो सुनो। लेकिन हीरो उन्हें बीच में ही टोक देता है। ओल्ड मैडम, मुझे जो कहना था वो मैं कह चुका। बाकी की फॉर्मेलिटीज़ के लिए मैं खुद कल सुबह आपके घर आऊँगा। और वो फ़ोन काट देता है। सेक्रेटरी दरवाजे पर खड़ी सब सुन रही होती है। हीरो का खौफनाक चेहरा देखकर वो समझ जाती है कि अब क्या होने वाला है। हीरो ऑर्डर देता है, कल सुबह 10 बजे के लिए सब कुछ तैयार रखना, मैं खुद लिu फैमिली के घर जाऊँगा। सेक्रेटरी पूछती है, सर क्या लीगल टीम को भी साथ लेना है? हीरो कहता है, नहीं, सिर्फ बॉडीगार्ड्स को साथ लो। सेक्रेटरी सिर हिलाकर जाने लगती है। तभी हीरो उसे वापस बुलाता है, और हाँ, पीआर डिपार्टमेंट से कहना कि स्टैंड बाय पर रहे। आज रात की वो पार्टी वाली फ़ोटोज़ हर जगह लीक होंगी, लेकिन हमें उससे रोकना नहीं है। जब तक मेरी वहाँ बात खत्म ना हो जाए, कोई कुछ नहीं बोलेगा। अगली सुबह एकदम टाइम पर सेक्रेटरी हीरो एक कड़क चाय बनाता है और कांच की खिड़की से बाहर शहर को देखते हुए सूरज को उगते हुए देखता है। जैसे ही वो निकलने के लिए तैयार होता है, उसके फ़ोन पर एक अननोन नंबर से मैसेज आता है। हेलो मिस्टर जांग, सुना है आप शादी तोड़ रहे हैं, लेकिन रोयान ने तो मुझसे कहा था कि वो आपको ज़िंदगी भर नहीं छोड़ेगी। खैर, ये आप दोनों का मैटर है, मुझे लगा आपको ये पता होना चाहिए। ली ज़ेफेंग। मैसेज के आखिर में एक स्माइली इमोजी भी होता है। हीरो उस स्माइली को देखकर मुस्कुराता है, उस नंबर को सीधा ब्लैक लिस्ट में डालता है और सेक्रेटरी को एक और मैसेज करता है, बॉडीगार्ड्स की गिनती बढ़ा दो। इसके बाद वो सीधे लिu फैमिली के मैंशन पहुंचता है। दरवाज़ा बटलर खोलता है और आज उसका चेहरा भी एकदम उतरा हुआ होता है। वो डरते हुए कहता है, जांग सर, ओल्ड मैडम लिविंग रूम में आपका वेट कर रही है। हीरो अपने भारी भरकम बॉडीगार्ड्स के साथ पूरे टशन में अंदर एंट्री मारता है। जैसे ही हीरो लिविंग रूम में कदम रखता है, वहाँ बैठे सारे लोगों की नज़रें उस पर टिक जाती है। ओल्ड मैडम बीच में एक बड़ी सी कुर्सी पर बैठी होती है। उनका चेहरा गुस्से और टेंशन से पीला पड़ा होता है।
लिू रुयान के पापा लाल आंखों के साथ साइड में खड़े होते हैं। उन्होंने हाथों में एक रुमाल कसकर पकड़ा होता है। उनके अलावा घर के कई रिश्तेदार और उनका फैमिली लॉयर भी वहाँ मौजूद होता है। ओल्ड मैडम सामने वाले सोफे की तरफ इशारा करते हुए कहती हैं, जिहेंग बैठो। हीरो एकदम कड़क आवाज़ में कहता है, ज़रूरत नहीं है, मैं खड़े रहकर ही बात कर लूँगा। मैं यहाँ सिर्फ अपने एंगेजमेंट तोड़ने और लिू रुयन के साथ सारे रिश्ते ख़त्म करने आया हूँ। यह सुनकर लिू रुयन के पापा अपने आंसू पोंछते हुए आगे आते हैं और गिड़गिड़ाते हुए कहते हैं, जिहेंग बेटा, तुम और रुयान पिछले 30 साल से साथ हो। ऐसी क्या बात हो गई जिसे हम बैठकर नहीं सुलझा सकते? मियाँ बीवी के बीच तो छोटे मोटे झगड़े होते ही रहते हैं ना। हीरो उन्हें घूर कर कहता है, हम अभी पति पत्नी नहीं बने हैं। उसके पापा झट से आगे बढ़कर हीरो का हाथ पकड़ने की कोशिश करते हैं और जवानी में गलतियां हो जाती हैं। मैं मानता हूं कि रुयान ने इस बार बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन तुम्हें उसे सुधारने का एक मौका तो देना चाहिए। हीरो बिना कोई इमोशन दिखाए अपने हाथ पीछे कर लेता है और कहता है, मैं उसे मौका दे चुका हूं, और वो भी एक बार नहीं, कई बार। तभी ओल्ड मैडम खांसते हुए अपनी भारी आवाज़ में कहती है, जिहेंग, मैं जानती हूँ कि रुयान ने तुम्हारे साथ गलत किया है, लेकिन हमारी दोनों फैमिलीज़ के बिजनेस आपस में जुड़े हुए हैं। अगर तुम ये रिश्ता तोड़ोगे तो इसमें जांग ग्रुप और लिू फैमिली दोनों का भारी नुकसान होगा। वो उसे लालच देने वाले अंदाज में कहती है, तुम एक समझदार लड़के हो, तुम्हें बिजनेस के फ़ायदे के बारे में सोचना चाहिए। एक छोटी सी नासमझ लड़की की वजह से इतने बड़े बिजनेस एम्पायर को दांव पर मत लगाओ। हीरो स्मर्क करता है, अपना ब्रीफकेस जोर से सेंटर टेबल पर पटकता है और कहता है, ओल्ड मैडम, पिछले 3 सालों में मैंने लियू फैमिली के लिए जो कुछ भी किया है उसका एक एक हिसाब इस फाइल में मौजूद है। अब बस इसे। हीरो नीचे देखता है और एकदम खतरनाक टोन में कहता है कि कैसा बिग पिक्चर, अगर मैं ये सब दे सकता हूँ तो इसे वापस भी ले सकता हूँ। पूरे कमरे में एकदम सन्नाटा छा जाता है, लेकिन तभी अचानक दरवाजे पर कदमों की तेज आवाज़ आती है। लियू रुयन दरवाज़ा धकेलकर अंदर आती है और उसके ठीक पीछे वो इंटरनली जफेंग भी होता है। वो आते ही चिल्लाने लगती है कि जांग जीहेंग, तुम खुद को समझते क्या हो? हमारी एंगेजमेंट कोई मजाक है क्या जो तुम जब चाहो तोड़ दो? हीरो एकदम टशन में बोलता है कि मैं जांग जीहेंग हूँ और मैंने कह दिया कि रिश्ता खत्म तो मतलब खत्म। तभी वो ओवर स्मार्ट ली जफेंग बीच में कूद पड़ता है और लियू रुयान का हाथ पकड़कर कहता है कि रुयान मदम, शांत हो जाइए, ये बस गुस्से में है। फिर वो हीरो की तरफ देखकर एक अजीब सी स्माइल पास करता है और मासूम बनते हुए कहता है कि मिस्टर जांग, आप गलत समझ रहे हैं, मैं सच में आप दोनों का रिलेशनशिप खराब नहीं करना। वो आगे बकवास करता है कि मैं और लियू मैडम तो बस नॉर्मल फ्रेंड्स हैं। हीरो एकदम दहाड़ता है कि तुम्हें बीच में बोलने की परमिशन किसने दी? ये सुनकर लियू रुयान के पापा गुस्से से टेबल पर जोर से हाथ मारते हैं, लेकिन लियू रुयान झट से ली जेफिंग के सामने ढाल बनकर खड़ी हो जाती है और चिल्लाती है कि पापा, जंग जीहेंग ने सारी हदें पार कर दी है। एक फ्रेश ग्रेजुएट को पूरी इंडस्ट्री से बान कर दिया। क्या कोई नॉर्मल इंसान ऐसा करता है? हीरो बड़ा ठंडे दिमाग से पूछता है कि तो तुम इसे यहाँ ये दिखाने लाई हो कि तुम इसे कितना प्रोटेक्ट करती हो? लियू रुयान एकदम अकड़कर बोलती है कि मैं इसे यहाँ इसलिए लाई हूँ ताकि तुम इसके सामने माफ़ी मांगो। भाई साहब, पूरे कमरे में डेड साइलेंस छा जाता है। ओल्ड मैडम गुस्से से अपनी छड़ी ज़मीन पर पटकती है और चिल्लाती है कि बेवकूफ़ लड़की, घुटनों पर बैठ और माफ़ी मांग। लेकिन हीरो जोर से हंसने लगता है और सबके सामने उस एंगेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट को फाड़कर टुकड़े टुकड़े कर देता है। ली जेफिंग फिर से कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो बात पूरी करता, हीरो के बॉडीगार्ड्स झपटकर उसे दबोच लेते हैं और वो छटपटाते हुए चिल्लाता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो? हीरो उसे आगे बोलने का मौका ही नहीं देता। वो सीधा आगे बढ़ता है और जोर से उसके मुंह पर एक मुक्का चढ़ देता है। मुक्का इतना जोरदार होता है कि उसके मुंह से खून निकलने लगता है। लियू रुयान एकदम शॉक हो जाती है और भागकर उसे बचाने आती है, लेकिन हीरो पलटता है और उसी जोरदार तरीके से लियू रुयान के मुंह पर भी एक करारा थप्पड़ मार देता है और बोलता है कि ये तुम्हारे लिए था। वो गाल पर हाथ रख के पूरी तरह से हैरान रह जाती है। हीरो अपने हाथ झाड़ता है और एकदम खौफनाक आवाज में बोलता है कि लियू रुयान, आज से तुम मेरी फियांसे नहीं हो, और सच कहूँ तो अब तुम्हारी कोई औकात नहीं बची। उस कॉन्ट्रैक्ट के टुकड़े पूरे ज़मीन पर बिखरे पड़े होते हैं और पूरे कमरे में किसी की हिम्मत नहीं होती कि उन्हें उठा सके। ये सब देखकर ओल्ड मैडम कांपते हुए अपनी छड़ी के सहारे खड़ी होती है। उनके चेहरे के झुर्रियों में डर साफ दिख रहा होता है। वो घबरा कर कहती है कि जीहेंग बेटा, शांत हो जाओ, हम लियू फैमिली तुम्हें इस बात का पूरा हिसाब देंगे। हीरो एकदम स्मर्क करते हुए पूछता है कि कैसा हिसाब? ये सुनकर
ओल्ड मैडम पलटकर लिऊ रुयान को घूरती है और चिल्लाती है कि घुटनों पर बैठ जा। लिऊ रुयान वहीं जिद पर अड़ी खड़ी रहती है। उसके गाल पर हीरो के थप्पड़ का लाल निशान साफ दिख रहा होता है। जब वो नहीं बैठती तो ओल्ड मैडम अपनी छड़ी से जोर से उसके घुटनों पर मारती है। वो दर्द से छटपटाकर जमीन पर घुटनों के बल गिर जाती है। दूसरी तरफ वो इंटर्न ली ज़ेफेंग बॉडीगार्ड्स की पकड़ में होता है। उसका मुंह दबा होता है और वो बस बच्चों की तरह रो रहा होता है। उसके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे होते। तभी लिऊ रयान के पापा आगे आते हैं। अब पापा का टोन एकदम बदल चुका होता है। वो रोनी सूरत बनाकर कहते हैं कि जिहेंग, मुझे पता है मेरी बेटी नासमझ है, लेकिन तुम दोनों 3 साल से साथ हो। मैंने हमेशा तुम्हें अपने सगे बेटे जैसा माना है। हीरो उन्हें घूरता है और कहता है कि सगा बेटा, क्या एक सगे बेटे को यही सलाह मिलता है कि आपकी बेटी किसी और लड़के को लेकर चीप पार्टीज में घूमे? पापा का मुंह खुला का खुला रह जाता है। हीरो आगे कहता है कि मैं चीज़ों को ज़्यादा गंदा नहीं करना चाहता। वो टेबल पर रखे सारे डॉक्यूमेंट्स ओल्ड मैडम की तरफ खिसका देता है और कहता है कि पिछले 3 सालों में मैंने आपकी कंपनी में जितने भी रिसोर्सेज लगाए हैं, ये उसकी पूरी लिस्ट है। 3 दिन के अंदर मेरे लॉयर्स आपको लीगल नोटिस भेज देंगे और सारा हिसाब किताब क्लियर हो जाएगा। ओल्ड मैडम के हाथ कांपने लगते हैं। वो घबरा कर पूछती है कि क्या तुम सच में एक बार फिर से इस बारे में नहीं सोच सकते? हीरो साफ मना कर देता है और बाहर जाने के लिए मुड़ता है। तभी वो ली ज़ेफेंग बॉडीगार्ड्स के हाथ से छूट जाता है और पागलों की तरह चिल्लाता है कि तुमने मुझे मारा क्यों? तुम खुद को समझते क्या हो? बस तुम्हारे पास पैसा ही तो है। हीरो उसकी बकवास सुनकर ना तो रुकता है और ना ही पीछे पलट कर देखता है। वो सीधा बाहर निकल जाता है। बॉडीगार्ड्स उस ली ज़ेफेंग को घसीटते हुए बाहर फेंक देते हैं और उसकी चिल्लाने की आवाज़ धीरे धीरे गायब हो जाती है। लिऊ रुयान शुरू से लेकर आखिर तक ज़मीन पर घुटनों के बल ही बैठी रहती है, पूरी तरह टूट चुकी होती है। कार में बैठने के बाद हीरो आराम से अपनी आंखें बंद करता है और ऑर्डर देता है कि कंपनी चलो। सेक्रेटरी उसके अगले ऑर्डर का इंतज़ार कर रही होती है। हीरो ऑर्डर देता है कि सारे मैनेजर्स को बता दो, दोपहर 2 बजे मीटिंग है जिसका एजेंडा है इंटरनल क्लीन अप। लिऊ फैमिली से जुड़े सारे प्रोजेक्ट्स और उनके रखे हुए लोगों को बाहर निकालना है। सेक्रेटरी थोड़ी परेशान होकर कहती है कि सर, लिऊ फैमिली रिएक्ट कर सकती है। हीरो आंखें खोलकर कहता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर वो पीआर टीम को ऑर्डर देता है कि आज ही ऑफिशियल स्टेटमेंट निकाल दो कि जांग ग्रुप और लिऊ फैमिली की एंगेजमेंट ऑफिशियली टूट चुकी है और अब से हम दोनों टोटली इंडिपेंडेंट बिजनेस हैं और सारे कॉन्ट्रैक्ट्स दोबारा रिव्यू होंगे। सेक्रेटरी झट से टाइप करने लगती है। तभी हीरो के फ़ोन पर लिऊ रुयान का मैसेज आता है कि जांग जिहेंग, तुम इस बात के लिए बहुत पछताओगे। हीरो स्मर करता है और सोचता है कि यार, ये लाइन तो उस ली ज़ेफेंग ने भी बोली थी। दोनों का स्क्रिप्ट एकदम सामे है। वो बिना कोई रिएक्शन दिए मैसेज डिलीट कर देता है और आंखें बंद करके आराम करने लगता है। भाई, पछतावा तो हीरो की डिक्शनरी में है ही नहीं। उसके पास इतनी पावर है कि उसे कभी पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बल्कि अब उन लोगों को सोचना चाहिए कि जांग जिहेंग को खोने के बाद उनके पास बचा ही क्या है। जिस दोपहर वो स्टेटमेंट पब्लिक होता है, पूरी कंपनी में हंगामा मच जाता है। पूरे 4 घंटे लंबी मीटिंग चलती है। हीरो चुन चुन कर लिऊ फैमिली के सारे प्रोजेक्ट्स कैंसिल कर देता है। जिन 2 मैनेजर्स को लिऊ रुयान ने काम पर रखा था, हीरो उन्हें बिना किसी वार्निंग के उसी वक्त नौकरी से निकालकर बाहर फेंक देता है। उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है, पर किसी की हिम्मत नहीं होती कि एक शब्द भी बोलें, क्योंकि इस कंपनी में सिर्फ हीरो का राज चलता है। 3 दिन बाद लिऊ फैमिली वाले माफ़ी मांगने के लिए छटपटाने लगते हैं। लिऊ रुयान के पापा 3 बार कॉल करते हैं, पर हीरो किसी का फ़ोन नहीं उठाता। लेकिन 5वें दिन सेक्रेटरी घबराते हुए हीरो के पास आती है और उसे एक वीडियो दिखाती है। ये एक 2 मिलियन फॉलोअर्स वाले एंटरटेनमेंट ब्लॉगर का वीडियो होता है। वीडियो में वो इंटर्न ली ज़ेफेंग एक छोटे से कमरे में बैठकर पागलों की तरह रो रहा होता है कि मैं तो बस एक सीधा साधा फ्रेश ग्रेजुएट हूँ। मेरी परफॉर्मेंस अच्छी थी, इसलिए लिऊ मैडम मुझे अपने साथ बिजनेस ट्रिप पर ले गई। घरियाली आंसू बहाते हुए बहुत गंदा विक्टिम कार्ड खेल रहा होता है। वो रोते हुए बोलता है कि लेकिन जांग सर ने बिना कुछ पूछे मुझे नौकरी से निकाल दिया और पूरी इंडस्ट्री से बान कर दिया। मुझे बड़ी मुश्किल से एक जॉब मिली थी, लेकिन उन्होंने वहाँ भी प्रेशर डालकर मुझे निकलवा दिया। वो आगे रोते हुए कहता है कि मैं मानता हूँ मुझे लिऊ मैडम के इतने क्लोज नहीं होना चाहिए था, पर मैंने कोई लिमिट क्रॉस नहीं की। फिर भी उन्होंने लिऊ फैमिली के सामने मुझे बुरी तरह मारा। मेरे मुंह से खून आ गया, पर मैं डर के मारे कुछ नहीं बोल पाया। मुझे समझ नहीं आ रहा मैंने क्या गलती की। भाई साहब, ये वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह फैल जाता है
कमेंट्स में लोग हीरो को गालियां देने लगते हैं कि ये तो सीधा सीधा कैपिटलिस्ट बुलिंग है। जंग जी हेंग का फैमिली बैकग्राउंड बहुत डरावना है। क्या अमीर लोग ऐसे ही दादागिरी करते हैं? मुक्का मारकर खून निकाल दिया, ये तो पुलिस केस है। लोग कमेंट्स में चिल्ला रहे होते हैं कि ली जेफेंग को पुलिस के पास जाना चाहिए। देखते ही देखते वीडियो पर 1 लाख शेयर्स हो जाते हैं। बाकी के छोटे बड़े ब्लॉगर्स भी बहती गंगा में हाथ धोने लगते हैं और हीरो की फैमिली बैकग्राउंड निकालकर मनगढ़ंत कहानियां बनाने लगते हैं। एक ने तो पूरा ऐसे लिख दिया कि जांग जिहंग कितना पागल और जेलस फियांसे है। हीरो बड़े आराम से सेक्रेटरी से पूछता है कि क्या तुमने चेक किया कि इन ब्लॉगर्स को पैसे कौन दे रहा है? सेक्रेटरी सिर हिलाकर बताती है कि हाँ सर, इन सबको एक ही पीआर कंपनी ने पैसे दिए हैं और उस कंपनी का मालिक ली जेफेंग के कॉलेज का रूममेट है। हीरो अपना फ़ोन वापस करता है और एकदम चिल होकर कहता है कि उसे थोड़ा और उछलने दो। वो खुद को बहुत बड़ा खिलाड़ी समझ रहा है ना, उसे पूरी स्टेज दे दो। जब वो नाटक करके थक जाएगा तब हम अपना खेल शुरू करेंगे। रात को हीरो सारे सबूतों के स्क्रीनशॉट सेव करवा लेता है। अगले दिन फिर से बहुत सारे ब्लॉगर्स एकदम सेम स्क्रिप्ट के साथ हीरो को गालियां देने लगते हैं। कोई उसे जालिम अमीर ज़्यादा बोलता है तो कोई पागल आशिक। तीसरे दिन तक तो ये ड्रामा इंटरनेट पर नंबर 1 ट्रेंडिंग टॉपिक बन जाता है। कंपनी का पीआर मैनेजर पसीने से भीगता हुआ हीरो के ऑफिस में दौड़ कर आता है और कहता है कि सर, अगर हमने अब कुछ नहीं बोला तो बात हाथ से निकल जाएगी। हीरो आराम से खड़ा होता है, अपना सूट ठीक करता है और पूछता है कि क्या सब तैयार है। मैनेजर कहता है कि हाँ। हीरो ऑर्डर देता है कि तो फिर धमाका कर दो। रात के ठीक 8 बजे जांग ग्रुप अपना ऑफिशियल स्टेटमेंट ड्रॉप करता है। ये कोई नॉर्मल स्टेटमेंट नहीं था, बस 3 पॉइंट का एक खौफनाक सच था। पहला पॉइंट ये था कि जांग जीहेंग और लिू रुयान के एंगेजमेंट सिर्फ एक बिजनेस डील थी। दूसरा पॉइंट ये था कि इस एंगेजमेंट के दौरान जांग ग्रुप ने लिू फैमिली की कंपनीज में पूरे 470 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था, जिसकी पूरी लिस्ट पब्लिक कर दी जाती है। और साथ ही ये भी बता दिया जाता है कि एंगेजमेंट के दौरान लिू रुयान अपने इंटर्न ली जेफेंग के साथ लिमिट क्रॉस कर रही थी। बार बार वार्निंग देने के बाद भी वो नहीं सुधरी, इसलिए जांग जीहेंग ने खुद ये रिश्ता तोड़ दिया और लिू फैमिली को भी इससे कोई एतराज़ नहीं है। तीसरा और सबसे खतरनाक पॉइंट ये था कि जांग ग्रुप की लीगल टीम ने सारे सबूत इकट्ठे कर लिए हैं और अब वो उन सारे झूठ फैलाने वाले ब्लॉगर्स और उस पीआर कंपनी पर डेफेमेशन का सीधा केस ठोक रहे हैं। स्टेटमेंट आने के पहले आधे घंटे तक तो लोग फिर भी गालियां दे रहे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे इंटरनेट का पूरा माहौल ही पलट जाता है। इंटरनेट के जासूसों ने ली जेफेंग की वो सारी पुरानी पोस्ट्स निकाल ली जो उसने डिलीट कर दी थी। उन फोटोज़ में वो लिू रुयान के साथ एकदम रोमांटिक पोज दे रहा था, वो भी तब जब लिू रुयान की हीरो के साथ एंगेजमेंट हो रखी थी। लोगों को वो पीआर कंपनी की पेमेंट रसीद भी मिल जाती है। अब तो कमेंट्स का पूरा रुतबा ही बदल जाता है। लोग गालियां देते हुए लिखते हैं कि अरे ये इंटर्न ली जेफेंग तो असल में घर तोड़ने वाला निकला। भाई, 470 मिलियन का इन्वेस्टमेंट, अगर मेरी फियांसा ऐसा करती तो मैं सिर्फ एक मुक्का नहीं मारता, रोज़ उसकी कुटाई करता। तभी एक बहुत विरल कमेंट आता है कि ज़रा ध्यान से देखो, ये जो रोने वाला वीडियो है इसमें बैकग्राउंड तो गरीब वाला है, लेकिन टेबल पर जो पानी की बोतल रखी है वो एकदम प्रीमियम ब्रांड की है। और सबसे बड़ी बात, पीआर कंपनी को पेमेंट हीरो के मुक्का मारने से 2 दिन पहले ही कर दी गई थी। मतलब ये सारा ड्रामा पहले से प्लान किया गया था। सेक्रेटरी खुशी से उछलते हुए हीरो को बताती है कि सर, बाजी पूरी तरह पलट गई है। हीरो आराम से पूछता है कि उन ब्लॉगर्स का क्या हुआ। सेक्रेटरी बताती है कि लीगल नोटिस मिलते ही 2 ने तो वीडियो डिलीट करके माफ़ी मांग ली, 3 अभी भी अकड़ रहे हैं और एक ने तो डर के मारे अपना अकाउंट ही उड़ा दिया। हीरो कड़क आवाज़ में कहता है कि अकाउंट उड़ाने से कुछ नहीं होगा, सबको कोर्ट में घसीटो और भारी जुर्माना लगाओ, एक को भी मत छोड़ना। सेक्रेटरी आगे बताती है कि सर, उस इंटर्न ली जेफेंग की तो पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। लोगों ने उसका असली नाम, घर का एड्रेस, सब कुछ इंटरनेट पर डाल दिया है। वो पूरी तरह एक्सपोज हो चुका है। रात के 10:30 बज रहे होते हैं, तभी हीरो के फ़ोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आती है। ये लिू रुयान होती है। उसके आवाज़ में वो पुराना घमंड बिल्कुल नहीं होता। वो लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहती है कि जेहेंग, बस करो प्लीज़, उसे छोड़ दो, वो पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। तुम जो कहोगे मैं करूँगी, बस ये सब रोक दो। हीरो आराम से कुर्सी पर पीछे टिक जाता है और खिड़की के बाहर देखते हुए एकदम ठंडी आवाज़ में बोलता है कि लिू रुयान, अब तुम कह रही हो कि मैं उसे छोड़ दूँ? तुम ही तो कहती थी कि वो बहुत नासमझ है। हीरो स्मर करता है और बोलता है कि क्या कोई नासमझ इंसान इतने शातिर प्लान बना सकता है जो बड़े बड़े समझदार भी नहीं सोच सकते? क्या तुम सच में इतनी बड़ी बेवकूफ़ हो? फ़ोन पर काफ़ी देर तक सन्नाटा रहता है।
फिर वो रोते हुए पूछती है कि आखिर तुम चाहते क्या हो। हीरो जवाब देता है कि मुझे जो करना था वो मैं कर चुका हूँ। अब इंटरनेट पर जो लोग उसके पीछे पड़े हैं उन्हें मैं थोड़ी कंट्रोल कर सकता हूँ। मैंने तुम्हें पहले ही सुधरने के बहुत मौके दिए थे। जो आगे कहता है कि जब मैंने बात को प्यार से संभालने की कोशिश की थी तब तुम दोनों को बड़ा मज़ा आ रहा था ना। वो हांफते हुए कहती है कि तुम्हें पता है उसकी हालत क्या है। वो घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है, उसके माँ बाप को धमकियाँ मिल रही हैं। हीरो एकदम खौफनाक तरीके से बोलता है कि और जब उसने वो झूठा वीडियो डाला था तब क्या उसने एक पल के लिए भी सोचा था कि मेरे और मेरे परिवार के साथ क्या होगा। फोन पर एकदम डेड साइलेंस छा जाता है। 10 सेकंड बाद हीरो आखिरी बार बोलता है कि उसके लिए रोने से पहले ज़रा खुद के बारे में सोच लो। क्या तुम्हारी माँ का कॉल आ गया तुम्हें? और इतना बोलकर वो फ़ोन काट देता है और उस नंबर को हमेशा के लिए ब्लॉक कर देता है। फिर वो सेक्रेटरी को मैसेज करता है कि कल ओल्ड मैडम के साथ मेरी मीटिंग फिक्स करो, ये आखिरी बार होगा। अगले दिन हीरो ल्यू फैमिली के मेंशन पहुंचता है। वो उसी स्टडी रूम में बैठा होता है जहां वो पिछले 3 सालों से आ रहा था। कभी ओल्ड मैडम यहाँ बैठकर अपनी फैमिली की तारीफें किया करती थी, लेकिन आज वहाँ कोई चाय नहीं थी, बस टेबल पर लिक्विडेशन अग्रीमेंट के पेपर्स रखे हुए थे। ओल्ड मैडम आज बहुत ज़्यादा बूढ़ी और हारी हुई लग रही होती है। वो भारी आवाज़ में कहती है कि जेहेंग मैंने पेपर्स देख लिए हैं। वो चुपचाप साइन करने के लिए पेन उठाती है, लेकिन उनके हाथ कांप रहे होते हैं। हीरो एकदम कैजुअली पूछता है कि लिू रुएन कहाँ है। दरवाजे पर खड़े उसके पापा के चेहरे पर आंसुओं के निशान होते हैं। वो टूटी हुई आवाज़ में बताते हैं कि आज सुबह ही ओल्ड मैडम ने फैमिली मीटिंग बुलाई थी। हमने लिू रुयान को हमेशा के लिए फैमिली से बेदखल कर दिया है। हीरो बिना कोई रिएक्शन दिए सुनता रहता है। पापा आगे बताते हैं कि उसके सारे शेयर्स छीन लिए गए हैं और उसके सारे बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। पापा रोते हुए कहते हैं कि अब लियू फैमिली के किसी भी बिजनेस या इवेंट में उसका आना बान है। ऐसा लग रहा होता है जैसे उनके गले में कुछ फंस गया हो। वो बताते हैं कि आज सुबह ही वो बस अपना एक सूटकेस लेकर घर से चली गई, बिना ये बताए कि वो कहाँ जा रही है। फाइनली ओल्ड मैडम कांपते हुए हाथों से पेपर्स पर साइन कर देती है और उन्हें हीरो की तरफ खिसकाते हुए कहते हैं कि जेहेंग, हमारी लियू फैमिली ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। हीरो चुपचाप पेपर्स अपने बैग में रखता है, खड़ा होता है और एकदम शांत टोन में कहता है कि ओल्ड मैडम, आपने मेरे साथ हमेशा अच्छा बर्ताव किया, बस आपकी बेटी ही उस लायक नहीं थी। ओल्ड मैडम आंखें बंद कर लेती है और कुछ नहीं बोल पाती। हीरो पलटता है और हमेशा के लिए उस घर से बाहर निकल जाता है। जैसे ही हीरो बाहर आता है, सेक्रेटरी उसकी तरफ भागते हुए आती है। सेक्रेटरी रिपोर्ट देती है कि सर, उस ली जेफेंग का पता चल गया है। वो कल रात ही अपना सारा सामान बांधकर शहर छोड़कर अपने गांव भाग गया। उसके माँ बाप ने उसके सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स डिलीट करवा दिए हैं और अब वो गांव की किसी छोटी सी दुकान पर चुपचाप काम कर रहा है। उसकी हिम्मत पूरी तरह टूट चुकी है और उसका वो प्यार वाला दोस्त, हमारी लीगल टीम ने उससे 1.5 लाख का भारी सेटलमेंट वसूला है और उससे सबके सामने माफ़ी भी मंगवाई है। अब वो दोनों कभी उठने लायक नहीं बचे। हीरो आराम से कार में बैठता है, सीट बेल्ट लगाता है और पूछता है कि और लियू रुयान का क्या हुआ। सेक्रेटरी बताती है कि वो अपने दोस्तों से रहने के लिए जगह मांग रही है क्योंकि फैमिली ने उसका घर और कार सब कुछ छीन लिया है। सेक्रेटरी आगे बताती है कि आज सुबह उसने 3 अलग अलग हेड हंटर्स को नौकरी के लिए कॉल किया था। हीरो पूछता है कि लेकिन क्या? सेक्रेटरी मुस्कुराते हुए बोलती है कि पूरी इंडस्ट्री में उसकी करतूतों की खबर फैल चुकी है। अब कोई भी कंपनी उसे नौकरी देने की हिम्मत नहीं कर रही है। कार स्टार्ट होती है और धीरे धीरे लियू फैमिली के उस बड़े से मेंशन से दूर जाने लगती है, जो मेंशन अब हीरो के लिए पीछे छूटा हुआ एक इतिहास बन चुका था। दोपहर के वक्त हीरो वापस अपनी कंपनी पहुंचता है। वो अपनी डेस्क पर बैठकर अगले क्वार्टर के बिजनेस प्लान की फाइल खोलता है। सेक्रेटरी उसके लिए कॉफ़ी लेकर आती है और कहती है कि सर, इंटरनेट पर मामला अब शांत हो गया है, क्या हमें कुछ और क्लीन अप करने की ज़रूरत है? हीरो कहता है कि नहीं, जो कचरा साफ करना था वो हो चुका है। सेक्रेटरी कॉफ़ी टेबल पर रखती है और थोड़ा झिझकते हुए रुक जाती है। सेक्रेटरी हिम्मत करके पूछती है कि सर, क्या आप ठीक है? हीरो फाइल से नज़रें उठाकर उसे घूरता है और एकदम चिल अंदाज में पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या मुझे ठीक नहीं होना चाहिए? सेक्रेटरी मुस्कुराते हुए सिर हिलाती है और चुपचाप ऑफिस से बाहर चली जाती है। कमरे में एकदम शांति छा जाती है। हीरो अपनी प्लानिंग फाइल देखता है जिसमें 3 साल पहले उसने ल्यू फैमिली के लिए एक अलग लाइन बनाई थी। वो खुद अपने हाथों से उस लाइन को हमेशा के लिए मिटा देता है और उस खाली जगह पर नए प्लान्स लिख देता है। तभी फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। लियू रुयान ने इंटरनेट पर एक लंबा चौड़ा माफ़ीनामा पोस्ट किया था
जिसमें वो अपनी सारी गलतियां मान रही होती है और जांग ग्रुप और जांग जीहेंग से गिड़गिड़ा रही होती है। प्लीज अब इस मामले को यहीं खत्म कर दे। हीरो देखता है कि वो पोस्ट दोपहर 1:17 पर आई है। वो स्मर करता है और समझ जाता है कि यह ठीक वही टाइम है जब आखिरी हेडहंटर ने भी उसे नौकरी देने से लात मार दी होगी। वो मज़े से अपनी कॉफ़ी का एक घूंट लेता है और उस नोटिफिकेशन को स्वाइप कर देता है। तभी सेक्रेटरी दरवाज़ा खटखटा कर अंदर आती है और याद दिलाती है कि सर 3 बजे नए प्रोजेक्ट की मीटिंग है, क्या आप फाइल्स देखेंगे। हीरो कहता है कि हाँ ले आओ। वो फाइल्स टेबल पर रखती है और जाते जाते बोलती है कि ओ बाय द वे सर, रिसेप्शन पर किसी ने आपके लिए फूल भेजे हैं। उस पर भेजने वाले का नाम नहीं है, बस कार्ड पर एक ही वर्ड लिखा है, सॉरी। हीरो के चेहरे पर कोई इमोशन नहीं आता। वो आराम से अपनी फाइल का पन्ना पलटता है और अपने काम में लग जाता है।